मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेसिन मॉर्फोमेट्री के तीसरे भाग अर्थात लीनियर एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि मॉर्फोमेट्री यानी आकार मिति का विषय जरा कठिन है, मैथमेटिकल है। इसको व्याख्यान के माध्यम से वर्बली पूर्ण तरह न समझाया जा सकता है न समझा जा सकता है। इसके लिए क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, हाथ में डस्टर और चाक होना चाहिए ताकि इसको पूर्ण तरह से एक्सप्लेन किया जा सके, जैसा हम करते रहे। और तो मैं इसको जो है सरल रूप में आपके सामने रखता हूँ और इसके लिए आपको पुस्तक में बार बार पढ़ना पड़ेगा और नहीं समझ में आता है ठीक से तो किसी जानकार व्यक्ति से मिल करके इसको समझना होगा। यही कारण है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में इसको सिलेबस के रूप में नहीं पढ़ाते हैं, कुछ पार्ट इसका प्रैक्टिकल के रूप में कराते हैं। खैर, लीनियर एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि हम नदियों किसी भी अपवाह बेसिन के ऑर्डरिंग जो पहले कर चुके हैं, प्रत्येक ऑर्डर के सरिता खंडों की लंबाई नापते हैं। इस लंबाई को हम नापने का हमारा तरीका जो होता है, या तो हम यांत्रिक विधि अपनाते हैं यानी रोटामीटर या ऑपिसोमीटर से हम नापते हैं, जबकि ये सही नहीं आता है। दूसरा मैनुअल मेथड होता है जिसमें हम धागे के माध्यम से, थ्रेड के माध्यम से हम उसमें सरिता खंडों की लंबाई नापते हैं। और अब तीसरा जो है वो जीआईएस के तहत कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनके माध्यम से हम टोपोग्राफिकल मैप से सीधे हम सरिता खंडों की लंबाई नाप लेते हैं। तो जब हम प्रत्येक किसी अपवाह बेसिन के प्रत्येक ऑर्डर के सभी सरिता खंडों की लंबाई हम नाप लेते हैं, तो उनका पहले हम ऑर्डर वाइज जो है 1, 2, 3, 4, 5 योग कर टोटल करते जाते हैं, टोटल कर लेते हैं। और प्रत्येक ऑर्डर के स्ट्रीम लेंथ की टोटल स्ट्रीम लेंथ से हम मीन स्ट्रीम लेंथ निकालते हैं। यानी फर्स्ट ऑर्डर की जितनी सरिता खंडों की लंबाई है उसके मतलब सरिता खंडों की संख्या से भाग दे करके हम मीन लेंथ निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की मीन लेंथ, सेकेंड ऑर्डर की मीन लेंथ, थर्ड ऑर्डर की मीन लेंथ, इस तरह से हम कैलकुलेट करते चले जाते हैं। और जब मीन लेंथ निकल आती है तो हम उसके कई लेंथ रेशियो निकालते हैं। यानी किसी भी ऑर्डर के मीन स्ट्रीम लेंथ और नेक्स्ट हायर ऑर्डर के मीन स्ट्रीम लेंथ के बीच अनुपात को हम लेंथ रेशियो कहते हैं। तो जब ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी टोटल स्ट्रीम लेंथ निकल आई, मीन स्ट्रीम लेंथ निकल आई और हमारा जो है लेंथ रेशियो निकल आया, तो इसके बाद जो है हम जो है कई नियमों को टेस्ट करते हैं। जैसे पहला ये है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल स्ट्रीम लेंथ एंड सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। यानी जैसे जैसे अपवाह बेसिन का ऑर्डर बढ़ता जाता है, टोटल स्ट्रीम लेंथ घटती जाती है और जो मीन लेंथ हमने हर ऑर्डर का निकाला है, तो देयर इज ए डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मीन स्ट्रीम लेंथ एंड सक्सेसिव हायर ऑर्डर्स। अर्थात जैसे जैसे अपवाह बेसिन का ऑर्डर बढ़ता जाता है, मीन लेंथ बढ़ती जाती है और इस लेंथ रेशियो के आधार पर हार्टन महोदय ने लॉ ऑफ स्ट्रीम लेंथ का भी प्रतिपादन किया है। और ये स्ट्रीम लेंथ जो होगी वो मीन क्यूमुलेटिव स्ट्रीम लेंथ होगी, मीन क्यूमुलेटिव स्ट्रीम लेंथ। तो स्थिर लेंथ रेशियो अनुपात से यानी स्थिर
अनुपात रेशियो पर बढ़ते हुए सरिता क्रम में क्यूमुलेटिव स्ट्रीम मेन लेंथ बढ़ते हुए ऑर्डर में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में वृद्धि होती है। अर्थात अगर लेंथ रेशियो 4 है और कांस्टेंट है, स्थिर लेंथ अनुपात होना चाहिए, कांस्टेंट है 4, तो फर्स्ट ऑर्डर की अगर मीन लेंथ 1 है तो सेकेंड ऑर्डर की कितनी होगी? 4 होगी। थर्ड ऑर्डर कितनी होगी? 16 होगी। फोर्थ ऑर्डर कितनी होगी? 64। यानी इस तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में वृद्धि होती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ स्ट्रीम। इनको जब हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो जो रिग्रेशन लाइन बनती है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मॉडल की बनती है और पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। नदियों के ये लीनियर एस्पेक्ट के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण जो वेरिएबल्स विचर होता है वो है सरिता की सिनुआसिटी। जो मास्टर स्ट्रीम है, जैसे अगर 7वें क्रम की कोई अपवाह बेसिन है तो उसमें जो प्रमुख नदी है उसके मार्ग की वक्रता का हम परिकलन करते हैं। वी कैलकुलेट द सिनुआसिटी ऑफ द मास्टर स्ट्रीम। वक्रता का क्या मतलब होता है कि द डेविएशन ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम द एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल स्ट्रेट पाथ। हम सैद्धांतिक रूप में मान लेते हैं कि नदी का मार्ग एकदम सीधा होना चाहिए रेखा के अनुसार, और तब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल नदी है वो सीधे मार्ग से कितना विचलन उसमें होता है। इसी को हम सिनुआसिटी कहते हैं, वक्रता सूच कहते हैं नदी का। और ये जो स्ट्रेट पाथ एक्सपेक्टेड होता है उसको हम यहाँ पर एयर लेंथ कहते हैं, हवाई दूरी, हवाई लंबाई। मतलब नदी के उद्गम से लेकर के उसके मुहाने तक, आउटलेट तक सीधी रेखा अगर हम खींचें तो दैट इज कॉल्ड एयर लेंथ। तो इसके लिए हम कई विचरों का परिकलन करते हैं। जैसे हम चैनल इंडेक्स निकालते हैं, यानी पहले हम नदी के चैनल माने जो जल बह रहा है नदी के अंदर, वो जलधारा की लंबाई नापते हैं, हम थ्रेड के माध्यम से निकालते हैं और उसको एयर लेंथ से भाग दे देते हैं तो चैनल इंडेक्स आ जाता है। इसी तरह नदी के दोनों तरफ जो घाटी की दीवारें हैं उनकी लंबाई नाप के औसत निकाल लेते हैं तो वैली लेंथ हो जाती है। वैली लेंथ को एयर लेंथ से भाग दे देते हैं तो वैली इंडेक्स आ जाती है। और फिर हम स्टैंडर्ड सिनुआसिटी इंडेक्स निकालते हैं, प्रामाणिक वक्रता सूचकांक, जिसमें हम चैनल इंडेक्स को, हम चैनल लेंथ को हम वैली लेंथ से भाग देते हैं। चैनल लेंथ इज डिवाइडेड बाय वैली लेंथ। और सीधी रेखा अगर है में नदी प्रवाहित हो रही है तो उसका मान जो होगा वैल्यू 1 होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। 1 से 1.5 अगर मान आता है उसका विचलन का, इट मीन्स द रिवर इज सिनुअस, वक्राकार है। और 1.5 से अगर ज्यादा आता है मान, इट मीन्स रिवर इज meandering। अब पुनः ये हम देखते हैं कि ये जो सिनुआसिटी है वो किस कारण से है। नदी की सिनुआसिटी 2 कारणों से हो सकती है। नंबर 1 हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा और टोपोग्राफिकल फैक्टर के द्वारा। और इनमें हम प्रयोग करते हैं कैलकुलेशन में वैली इंडेक्स जो पहले निकाल चुके हैं, यानी वैली लेंथ अपॉन एयर लेंथ, चैनल इंडेक्स यानी चैनल लेंथ अपॉन एयर लेंथ,
तो वैली इंडेक्स और चैनल इंडेक्स के आधार पर हम जो है ये कैलकुलेट करते हैं कि नदी का जो कि वक्रता है, मेंडरिंग पाथ है, विचलन है स्ट्रेट पाथ से, वो किस कारण से। इसको कहते हैं HSI और TSI दो निकलता है, टोपोग्राफिक सिनवासिटी इंडेक्स एंड हाइड्रोलॉजिकल सिनवासिटी इंडेक्स। HSI TSI दोनों का मान 1 या 100% होता है। अगर 60% से ज्यादा TSI आई तो इसका मतलब नदी में जो सीधे मार्ग से विचलन हुआ है या नदी में जो मेंडरिंग विकसित हुई है, किसके कारण है? ये टोपोग्राफिक फैक्टर के कारण है, जिसमें उच्चावच आएगा, रिलेटिव रिलीफ आएगी, ज्वाइंट्स आएंगे, फ्रैक्चर्स आएंगे, लिनामेंट आएंगे, ये तमाम, और रॉक टाइप्स भी आएगी, ये तमाम इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर HSI 60% से ज्यादा हुआ, इसका मतलब नदी का वक्राकार मार्ग जो है जलीय कारकों, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर के कारण हुआ है, और ये अमूमन जो समतल क्षेत्रों में होता है जहां जल का बहाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप लोग निचली कक्षाओं में बहुत से लोग पढ़े हैं, दर्जा 6, 7, 8 में, कि नदी के 3 भाग होते हैं, पर्वतीय भाग यानी ऊपरी भाग, मैदानी भाग, मध्यवर्ती भाग, और डेल्टाई भाग। नदियां जब मैदानी भाग में आती हैं तो मेंडर बनाती हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में यही आज तक बैठा हुआ है। अरे भाई, नदी पहाड़ी क्षेत्रों में भी मेंडर बनाती है, मैदानी क्षेत्रों में भी बनाती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो मेंडरिंग होती है वो टोपोग्राफिकल फैक्टर के कारण होती है। जैसे यांगटीसी नदी जो है, यांगटीसी क्यांग जिसे पूरे रूप में कहते हैं चाइना की, उसने पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी मेंडरिंग कोर्स से होकर प्रवाहित होती है। तो ये कंसेप्ट वह न रखिए छोटी कक्षाओं वाला, ये जो है मेंडर दोनों कारणों से होता है। तो हम ये निकालते हैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये फैक्टर होता है। जैसे जैसे अपर्दन चक्र की अवस्था बढ़ती जाती है, यानी तरुण से प्रौढ़, प्रौढ़ से जीर्ण की ओर होती जाती है, वैसे वैसे नदी में टोपोग्राफिक फैक्टर कम प्रभावी होता है और जलीय फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होता है, और नदी का वक्रता सूचकांक सिनवासिटी इंडेक्स जो है वो मेंडरिंग की तरफ ज़्यादा 1.5 से ज़्यादा होने लगता है और नदी घुमावदार मार्गों से प्रवाहित होती है। अब हम अगले भाग में इसे पूर्ण करेंगे, जो होगा एरियल एस्पेक्ट ऑफ मार्फोमेट्री ऑफ ड्रेनेज बेसिन। तब तक के लिए नमस्कार। इसको सुन लीजिए, फिर जरा पुस्तक में गहनता से पढ़ लीजिए, और तब इसके बाद जो है आप कई बार कर लेंगे तो समझ जाएंगे। नमस्कार।